Yes. So, good morning, all. Let's start with atomic structure. Last time हम लोगों ने देखा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बराबर. तो इसके अलावा भी और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है. तुम लोगों को बुक्स में कुछ मेसॉन्स, ग्लूऑन्स, क्वार्क्स, ठीक है, हिग्स, बोसॉन्स, तो एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन रहता है, एंटी इलेक्ट्रॉन जिसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं. तो ये भी नाम दिखेंगे जो अपने सिलेबस में नहीं आते. नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को, हाँ चलो ये थोड़ा सा लिख देते हैं. अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है. पहले कौन सा पार्टिकल था? एक रहता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है. अल्फा पार्टिकल इज डाइपॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4. बेदो समझा. अब सिमिलरली एक रहता है बीटा पार्टिकल. अब बीटा पार्टिकल में एक रहता है बीटा माइनस, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है. एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 एंड इसका मास 0. सिमिलरली एक रहता है बीटा प्लस पॉजिट्रॉन. ये तुम लोगों को सिलेबस में इसलिए लिख के दे रहा हूँ सिर्फ. एक पॉजिट्रॉन नेक्स्ट ईयर तुम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है. तो पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस. देख इसको सिंबल क्या आएगा? ई. ये इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन है. समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन. अब मुझे बताओ पॉजिट्रॉन का चार्ज क्या होगा? फिर +1, बट मास क्या रहेगा? ये दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही नेचर रहता है इनका. सब दोनों का मास भी सेम रहता है, दोनों का नेचर भी सेम रहता है. बस डिफरेंस क्या है दोनों के? चार्ज का. दोनों का चार्ज भी सेम है बट नेचर अपोजिट है. नेचर है ना. चार्ज कितना रहेगा दोनों का? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. समझ में आ रहा है. बट पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो, दोनों का मास भी सेम रहेगा. मास क्या रहेगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास. समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ? ठीक है. एंड सिमिलरली एक आता है न्यूट्रॉन. तो मुझे बताओ न्यूट्रॉन का मास 1, चार्ज एक आते हैं गामा पार्टिकल्स. मैं गामा ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसे लिखना पसंद नहीं था. तो दिस इज गामा. अब मुझे बताओ गामा पार्टिकल्स मासलेस, बराबर. चार्ज चार्जलेस. ये सिर्फ क्या रहती है? ये सिर्फ एनर्जी रहती है. हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहती है, ठीक है. तो दिस इज जस्ट एनर्जी, ठीक है. तो इसमें कुछ रिलीज नहीं होता, कुछ भी नहीं, ठीक है. अब मेरा मोबाइल वहां पे नहीं, तो हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं. एडवांस में इसके ऊपर कभी और क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मस्त, बहुत इजी बनता है, ठीक है. बाद में कराऊंगा. तुम लोगों को सिर्फ नीचे वाले नंबर्स काउंट करने आने चाहिए. नंबर तो काउंट करने आते हैं सबको, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में कभी तो करेंगे. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अभी अपने जरा टॉपिक के. तो देख सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो तो देखा था. एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस और तीसरा गैमा. समझ में आ रहा है. बस इतना ही अपने सिलेबस में, इसके बाहर से कुछ नहीं आना. समझ में आ रहा है, ठीक है. चलो लिख दो. बाकी बुक में जो भी नाम लिखोगे देखोगे वो इग्नोर करना. मेसॉन्स, ग्लूऑन्स, ठीक है, वो सब कुछ काम का नहीं है. एनसीईआरटी में भी देखेंगे बट उनके ऊपर क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, डोंट वरी, ठीक है. गामा पार्टिकल की सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं, गामा इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल. बट तुम लोगों को ये बिग सिंबल दिखेगा, अल्फा बीटा के बाद एक गामा आता है, ठीक है. चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट, इसका नाम क्या? इसको जरा सीधा कर, टेढ़ा कर दिया. हाँ अब कैसे? बस चलो. अब टुडे विल स्टार्ट विद अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम, ठीक है. तो अरेंजमेंट ऑफ, एक काम कर दो, उसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं. चलो वो इजी गिरेगा. लिख दिया क्या तुम लोगों ने? किसी ने नहीं लिखा है ना? ओके. ये तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट नेचर ऑफ चार्ज कर देते हैं क्योंकि तुम लोगों को चार्ज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है ना. नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है. नेचर ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का नेचर. एंड फर्स्ट पॉइंट लिखना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड.
अब क्वांटाइज इस वर्ड का मीनिंग क्या है? क्वांटाइज, हाँ, इसकी क्वांटिटी हम लोगों ने फिक्स करके रखी है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मास, मास में हम लोगों ने क्वांटिटी फिक्स करके रखी है, बना के रखी है, कौन सी? किलोग्राम। ठीक है, देख मास यूनिट के ऊपर से तो भाई वॉर हुई है, लफड़े बहुत बड़े बड़े वाले, ठीक है। तो यूनिट जब तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किए थे, मतलब ऐसा यूनिट हम लोगों ने जब तक फिक्स नहीं किए, तब तक बहुत परेशानी होती थी, बहुत परेशानी, ठीक है। कोई भी अपने अपने हिसाब से अपना कोई भी यूनिट बना देता था, समझ में आ रहा है? वो राजा महाराजा ने ऐसे डिस्टेंस में काउंट करने के लिए अपने पैर यूज करते थे कि मेरे ये इतने पैर मतलब इतना डिस्टेंस, ऐसा, ठीक है। तो उसके पहले तक बहुत लफड़े होते थे, वॉर्स भी लिटरली हुई है, ठीक है। नासा का एक मिशन फेल हुआ था सैटेलाइट का, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि अलग अलग देश के साइंटिस्ट थे, कोई मीटर में काउंट कर रहा है तो कोई सेंटीमीटर में काउंट कर रहा है, कोई किलोमीटर में काउंट कर रहा है तो कोई माइल में काउंट कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मून तक का डिस्टेंस, तो साला वो कभी पहुंचा ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब काम करेंगे, हम लोग हर एक यूनिट को मेजर करके फिक्स क्वांटिटी में रख देंगे, ठीक है। तो वैसे हम लोगों ने किलोग्राम भी बनाया, ठीक है। किलोग्राम का एक ऐसे ना एक प्लैटिनम का बार बना के हम लोगों ने ऐसे फ्रांस में एक जगह पे अंडरग्राउंड में ऐसे छुपा के रख दिया है कि कभी अगर अपने सारे किलोग्राम खत्म हो जाए या फिर गुम हो जाए। हाँ, म्यूजियम में नहीं है वो बाकी के भी बहुत सारे सैंपल उसके रेप्लिकास है, फिर जो ओरिजिनल बना हुआ था वो ऐसे स्टोर करके रखा है मस्त में एकदम, ठीक है। तो वैसा तो हम लोगों ने मतलब किलोग्राम को हम लोगों ने क्या किया है, फिर मास को हम लोगों ने क्या किया, क्वांटाइज, उसकी क्वांटिटी फिक्स कर दी, एंड उसके ऊपर से फिर हम लोग अलग अलग किलोग्राम्स के मास बनाते, ठीक है। सेम वे चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज E. Is what? E. Is what charge on electron. Is charge on electron. तो E is equals to कितना होता है? समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये E सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा और कोई चार्ज रह सकता है क्या? नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? ओके, लिख दो, लिख दो। अब चार्ज के दो नेचर रहते हैं, चार्ज का नेचर, करेक्ट। तो चार्ज के नेचर, एक रहता है पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा रहता है नेगेटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अपोजिट चार्जेस, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, नेचर का रूल। एंड लाइक चार्जेस ठीक एकदम। पॉइंट नंबर 4, अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस कितना रहता है, ठीक है। तो चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्ड हम लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, is given by is given by, ये शायद से तुम लोगों ने नाम सुना होगा, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, is given by कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। नाउ व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? चलो देखते हैं इसको। कूलम्ब्स लॉ एकदम सिंपल है वैसे देखा जाए तो हम लोग निकालने वाले हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं, देखो मेरे पास दो चार्ज है, ठीक है। चार्ज मेरे पास दो है, Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2। दोनों जगह पे मैंने जो चार्ज लिया ना, लेट्स अज्यूम वो मैंने लिया 1E, 1, एक जगह पे -E है एंड दूसरी जगह पे +1E है। ये समझ में आता है? E समझ में आता है ना? अभी एक प्लस है, दो दूसरा माइनस है, दोनों क्या होने वाले हैं? अट्रैक्ट। अब मैंने दूसरे कोई चार्जेस लिए सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सेम है, बस एक जगह पे मैंने ले लिया है -5E एंड दूसरी जगह पे मैंने ले लिया है +5E।
अब ये भी क्या होंगे, मुझे बता ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा, इतना समझ में आता है ना, सेकंड वाले में ज्यादा अट्रैक्शन क्यों होने वाला है। ओके, तो कैन आई राइट डाउन दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to charges on two charges, two particles। समझ में आ रही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। समझ में आ रहा है। तो जितना ज्यादा Q1 Q2 की वैल्यू रहेगी उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दो पार्टिकल्स के बीच में। इसमें डिफरेंस जुड़ा हुआ। ओके, तो ये लिख दो। अगर दूसरा सिनेरियो पढ़ते हैं, देखो मैं सेकंड सिनेरियो, मेरे पास वापस दो चार्जेस है, ठीक है, Q1 एंड Q2। अब दोनों Q1 Q2 है ना, सेम टू सेम है, दोनों के दोनों -1 ही +1 ही, यहाँ पे भी -1 ही +1 ही। अब मुझे बताओ ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा। तुम लोगों ने मैग्नेट्स का ऑब्जर्व किया होगा कभी भी, मैग्नेट्स अगर दूर रहेंगे अट्रैक्ट होते क्या अपने आप, नजदीक आने पर चिपक जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये सेम सिनेरियो है ना बे, जितना कम डिस्टेंस लाओगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। वहां पे तुम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हो, यहाँ पे तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है। वो थोड़ा नोटिस किया होगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कंघी। कंघी को ऐसे क्लॉथ से कुछ तो रब करते हैं, फिर बाल के नजदीक लेके जाते हैं, तो ऐसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट होते हैं, बराबर। तो बराबर, स्केल से भी होता है, ठीक है। तो स्केल से भी होता है, तो मतलब प्लास्टिक को वुलन क्लॉथ से रब करना है, वुलन या सिल्क क्लॉथ, कुछ किसी क्लॉथ से तो करना है। अच्छा, क्योंकि इधर तो कुछ तो होता है, बराबर। तो ठीक है, एग्जांपल याद करके चलना है, वो तुम लोगों को फिजिक्स में दिए जाएंगे, ये सब एग्जांपल नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो मुझे बताओ, वो जब तक उस पार्टिकल के नजदीक नहीं जाता, हाँ, वो रब करके बाद में लोग पेपर के नजदीक लेके जाते हैं ना, हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से रब कर इधर पेपर के नजदीक लेके जाते हैं, फिर पेपर चिपकना स्टार्ट होते हैं। अब अगर वो पेपर से दूर रहेगा तो पेपर चिपकता है क्या, वो नजदीक लेके जाते हैं, डिस्टेंस कम करना पड़ता है ना भाई, तब जाके फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं। समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिस्टेंस R1 एंड R2 तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is inversely proportional to the distance between two particles, but ये डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर, नेचर का रूल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है, ग्रेविटेशन में तुम लोग बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the distance between two particles, and gravitational force of attraction is inversely proportional to the square of distance between two particles। सेम टू सेम है, समझ में आ रहा है। ये नेचुरल फोर्सेस है जो कि सेम बिहेव करते हैं, बस एक ग्रेविटेशनल दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तुम लोग पढ़ोगे मैग्नेटिक फोर्सेस, वो भी सेम टू सेम बिहेव करते हैं, ठीक है। चलो लिख दो मैं। अब ये दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, करेक्ट, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट, तो F इज इक्वल्स टू, लेट्स कॉल इट K, Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। K की वैल्यू हमारे चैप्टर में 1 है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग यूज करते हैं CGS यूनिट, बाकी तुम लोग फिजिक्स में पढ़ लेना। K इज गिवन बाय, K की एक्चुअल वैल्यू रहती है जो तुम लोगों को इस चैप्टर में बिल्कुल काम नहीं आने वाली है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन 0 is called as permittivity of free space, free space। इसे अगर तुम लोगों को विजुअलाइज कर रहे हैं तो देख दे, मैंने इस रूम में वैक्यूम लगा दिया एंड 2 मैग्नेट्स छोड़ दिए, एंड फिर मैंने इस रूम में पानी भर दिया और 2 मैग्नेट्स छोड़ दिए। मुझे बताओ कहाँ पे क्या लगता है तुम लोगों को, अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा होगी। दैट इज परमिटिविटी, कि भाई वो चार्ज या फिर वो फोर्स कितने इजीली उसको पेनिट्रेट कर पाता है। समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, काइंड ऑफ। सो बाकी ये तुम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, ठीक है। ये इधर तक समझा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस चैप्टर में अभी के लिए अपने को इतना ही यूजफुल है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी फिजिक्स में देख लेना।
मोल कंसेप्ट की पीवाई किस सॉल्व कर रहे हो रहा है मार्क्स हो रहे पीवाई किस सॉल्व। हाँ मतलब एक 100 अगर पीवाई क्यूज रहेंगे तो उसमें से 70 भी हो गए, अभी के लिए 70 के 60 भी होगा, सफिशिएंट है। सीटी वाला, हाँ सीटी वाले पहले कर लेना। बे सीटी वाले हो रहे सबसे, किसी कोई ऐसा है जिससे सीटी वाले भी नहीं हो रहे? बाद में आके मिलना अगर भी शर्म आ रही होगी तो, ठीक है। तो सीटी वाले एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो वो रेडॉक्स रिएक्शन में होगा, वो रेडॉक्स उसके टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन तो हम कुछ दिखेंगे KNO4 एंड ऑल के क्वेश्चंस, वो टाइट्रेशन वाला है, वो रेडॉक्स रिएक्शन में आएंगे, वो अभी नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़े क्या। अब देखो भाई, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5, हाँ बाय द वे एक छोटा सा पॉइंट लिख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction between two charges is a scalar quantity. देखो यूजुअली फोर्स इज अ, बट ये स्पेशल टाइप का स्केलर क्वांटिटी आता है, बाकी गौरव सर को पूछना। चलो मैं आगे ओके तो मतलब इसके लिए एक अलग वर्ड है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मतलब इस स्केलर क्वांटिटी के लिए कुछ एक वर्ड यूज किया जाता है। इसके पहले स्केलर था ओके, अगेन हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हाँ और ये सब का कुछ काम नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो जस्ट अपने को थोड़ी बहुत थियरी पता रहनी चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके अब मतलब देख यूजुअली कैसे है, एक फोर्स यहाँ पे एंड यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा होगा, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं ना, तब वेक्टर होता है बराबर। बट जब चार्जेस आ जाते हैं ना, तो चार्जेस में एक क्यू पॉइंट चार्ज है ना बे, Q1 Q2, ये हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में वर्क करेंगे ना बे, इनका रिजल्ट ऐसे कुछ नहीं आता इधर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। इनमें जो अट्रैक्शन होगा ये दीज आर पॉइंट चार्जेस, तो हाँ इनमें ऐसे कुछ रिजल्ट ऐसे थोड़ी ना आएगा कि यार ये Q1 ऐसे है, ये Q2 इधर वर्क कर रहा है, इसका रिजल्ट इधर, ऐसा नहीं रहता। ये ऐसे ऐसे नहीं रहते चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस रहते जो एक दूसरे को ऐसे ही कनेक्ट करेंगे हमेशा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अगेन बाकी सब फिजिक्स, चल आगे बढ़। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, now पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय, देखो भाई तुम लोगों को इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। चल से देख बे, इधर अगर तुम लोग देखोगे तो मुझे बताओ किस सिनेरियो में ज्यादा पोटेंशियल रहेगा अट्रैक्शन का, फर्स्ट या सेकंड ना, पोटेंशियल मतलब समझ में आता है ना बे, अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल, ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कौन होगा, सेकंड। तो किसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, सेकंड वाले में, तो क्यू पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली टू Q1 Q2 फोर्स जैसा ही। अब मुझे बताओ यहाँ पे विच वन हैज मोर पोटेंशियल टू बी अट्रैक्टेड, फर्स्ट वाले में रहेगा ना, वो इजीली अट्रैक्ट हो पाएगा। तो क्या बोल रहा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, समझ में आ रहा है, सेम टू सेम कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो वापस डायग्राम बना के दिखाने की जरूरत नहीं है ना किसी को, ओके। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बट नाउ इट इज नॉट स्क्वायर, अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे ना वे, तो ये सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो इन दोनों को भी मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, और ये अपना K जो है वो पहले हम लोग ने जो बनाया था वही K, ठीक है, 1/4πε0 खत्म। वही अगेन दीज आर जस्ट क्या बोलते हैं रूल्स, फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल्स टू ma, वो है वो फंडामेंटल फोर्स का फॉर्मूला है या फिर उसका लॉ है, न्यूटन लॉ से वो आता है ना वैसे, तो ये भी कूलम्स लॉ से डिराइव्ड है,
इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, कुछ चीजें फिजिक्स में अज्यूम करनी पड़ी, उसके बाद फिर बाकी सब डिराइव करके हो गया, वैसा है। आगे बढ़े। एंड नाउ नेक्स्ट 7th, seventh point is energy gained by a charge. Seventh point, energy gained when a charged particle is accelerated by a potential difference. Is given by, इसके नीचे एक लाइन छोड़ना अगर आगे लिखने वाले रहोगे तो। अब देखो भाई, एक सिनेरियो लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड को मैंने अटैच कर दी बैटरी, इलेक्ट्रोड का एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड, एंड पॉजिटिव वाले को, ओके चलो। अब देखिए, बैटरी जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बैटरी जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स अज्यूम मैंने इसके अंदर रख दिया एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1 -1, बराबर ना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -1 ई, समझ में आता है ना? ओके, एक काम करते, चलो ई नहीं, बाद में दूसरा एग्जांपल लूंगा, तुम लोगों को दिख जाएगा। तो एक मैंने चार्ज लगा Q1, मैंने एक चार्ज रखा Q1 जिसका चार्ज है -1 ई, एंड मैंने यहाँ पे बैटरी अटैच कर दी। बैटरी का वोल्टेज लेट्स अज्यूम 10 वोल्ट है, ठीक है? बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये इनिशियल वोल्टेज है। अब मुझे बता, मैंने ये बैटरी ऑन कर दी, बैटरी ऑन कर दी मतलब क्या? तो ये चार्जेस डेवलप होंगे। अब जैसे ही चार्जेस डेवलप होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? पॉजिटिव के डायरेक्शन में। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? एंड ये जब यहाँ पे मूव करेगा, इसने कुछ तो एनर्जी गेन की ना पे, एंड जो एनर्जी गेन की उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज मूविंग नाउ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब दूसरा सिनेरियो, अब ये एनर्जी कितनी है ना वो अपने को देखना है। बाय द वे, ये एनर्जी इवन कितनी है वो अपने को देखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ लेट्स अज्यूम मैंने बैटरी चेंज कर दी और दूसरी जो भी मैंने बैटरी अटैच की है ना वो 100 वोल्ट की अटैच की है। मुझे बताओ किस सिनेरियो में ज्यादा एनर्जी मिलेगी? बराबर ना भाई, क्योंकि देख मैं जैसे ही वोल्टेज बढ़ाऊंगा यहाँ पे प्लस चार्ज की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अब प्लस चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट मूव कर पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो मुझे बता किस चीज केस में ज्यादा एनर्जी मिली? मतलब कैन आई राइट डाउन दैट एनर्जी गेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, या फिर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू द सर्किट। ये समझा? पक्का समझा सबको? इसमें किसी कुछ डाउट? अब इसके बाद मुझे बताओ, अगर मैंने ये चार्ज पार्टिकल निकाल दिया और मैंने लिख दिया दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है -5e, अब मुझे बताओ कौन ज्यादा फास्ट मूव करेगा, 1e या 5e? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों ज्यादा फास्ट मूव करेगा? बिकॉज अभी इसके पास, समझ में आ रहा है सबको? तो ये और ज्यादा फास्ट मूव करेगा, इसे हम लोग बोलेंगे E2। तो मुझे पता कहने से that energy gained by a charged particle is directly proportional to the potential difference applied through the circuit and it is also directly proportional to the charge on। समझ में आ रहा है कुछ? तो E दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी? Q एंड V। अरे देख भाई, E दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो Q और दूसरा, समझ में आ रहा है? तो इट इज गिवन बाय E is equals to Q into P। No doubt? नहीं, this formula। Q is charge,
देखो भैया यहाँ पे सारे टर्म्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। Q defines charge on particle, V is potential difference या फिर voltage applied, R is, यहाँ पे R नहीं है बट ओवरऑल हम लोगों ने यूज किया है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, K is proportionality constant, ठीक है। चलो लिख दो। किसका ऊपर वाला पार्ट लिखा वाली था, कंप्लीट कर दो जल्दी। हो गया। तो एक क्वेश्चन लिखो। Question is find charge on, sorry, question is find energy gained by a particle, find energy gained by a particle of 1e charge, कुछ फर्क नहीं पड़ता,
एक्सप्रेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझा? तो देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू V। अब कितना दिया है? 1 E का चार्ज एक्सप्रेटेड बाय 1 V, इसे हम लोग बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, EV इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, EV stands for electron volt, smallest unit of energy. Question number 2. नहीं, देख ये देखो भाई, इधर चार्ज के नेचर से मैटर नहीं करता। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा प्लस की तरफ भागेगा, अगर प्लस चार्ज रहेगा, बट एनर्जी, ये समझा मैंने क्या बोला? सिर्फ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा है वो चेंज होगा, बाकी एनर्जी डिफरेंस आएगी क्या कुछ? गेटिंग इट? तो चार्ज के नेचर के बारे में भूल जाओ, वो हम लोग कभी नहीं सोचते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल्स। कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल्स एंड एक हिंट ले लो वे। जूल इज कूलम वोल्ट। ठीक है, जूल इज नथिंग बट कूलम वोल्ट। ये सब वीडियो देख के आने वाले हैं। हाँ? अच्छा चल, तेरे पास तो सब है, मतलब एलिबाई है तेरे पास कि तू नहीं था क्राइम सीन के ऊपर। चलो है, बाकी लोग सॉल्व करो। हाँ मतलब हाँ, कूलम वोल्ट। बस तुम लोगों को मतलब देख, वोल्ट को वोल्ट रखना है, कन्वर्ट किसे करना है? ई को। एंड ई इज हाउ मेनी कूलम्स? 1.6 into 10 raised to minus। समझा मैंने क्या बोला? करेक्ट। देखो पे गधो, जिनको नहीं आ रहा। अगेन तुम लोगों को ये सब चीजें छोटी छोटी याद रखनी है। ठीक है, एंड ऐसे कुछ बोला तो ऐसे मन के मत लेना, नहीं तो घर पे आके बोलेंगे हमारे सर सिर्फ इंसल्ट करते रहता है। तो आदत डाल दो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैं, जूल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, मतलब सॉरी, जूल इज इक्वल टू कूलम वोल्ट। मेरे से भी गलती होती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा मतलब। अब तो 1 E इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। एंड तुम लोगों का भी 1 EV को कन्वर्ट करना है। 1 EV में 1 E आ गया ना बे, तो ये हो जाएगा 1.6 into 10 raised to minus 19 C, एंड V को तो वैसे ही रखना है, एंड CV इज इक्वल्स टू जूल्स। मैंने क्या बोला, समझा? देख भाई, मैंने तुम लोगों को ये मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हुए पढ़ाया था। मिलीलीटर में सिर्फ मिली को कन्वर्ट करना रहता है ना बे, मिली को कन्वर्ट करना है मतलब क्या हो जाता है? 10 raised to minus 3 लीटर, तो वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे भी अपने को किसको कन्वर्ट करना है? ई को। ई को कन्वर्ट किया, कूलम्स हो गया, बाकी वी तो वैसे ही रहने वाले हैं। समझे कुछ? ओके, ये किधर गई, कब गई? अच्छा भाई, फुल निंजा ना, ऐसे एकदम पता भी नहीं चलना। ऐसे जाया मत करो, मैं डर जाऊंगा, पता चले एक एक करके गायब होते जा रहे सब। घर में पीछे घूम रहा हूँ। हाँ, वो भी गायब हो गई। देखना, इसलिए आज कोई बकरा नहीं मिल रहे हैं मुझे। क्यों नहीं आई है बाय द वे, बीमार है? क्या तेरी फ्रेंड क्यों नहीं आई? हाँ, इसलिए अभी तक वो वॉशरूम गई नहीं है, उसको कंपनी देने के लिए कोई मिल रहा नहीं है। चलो भाई, हो गया लिख के? चलो बताओ क्वेश्चन।
find energy gained when one mole electron is accelerated by charge is accelerated by 1 volt potential difference. Huh? In joules. Gained. ये देखो भैया ये एकदम मस्त क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों को मोल कंसेप्ट आता है तो बहुत इजी है, नहीं आता तो भी आंसर आ सकता है। सिर्फ तुम लोगों को 1 मोल कितना है वो पता रहना चाहिए। बताओ मैं सॉल्व करके करो ट्राई करो। देखो भाई इसे सॉल्व करने के लिए तुम लोगों के पास 2 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, फर्स्ट फाइंड एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालने गए तो कैसे आएगी? एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज Q into V. Q of 1 electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम into वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट। तो तुम लोगों को 1.6 into 10 raised to minus 19 CV कूलम वोल्ट मिलेगा, which is nothing but joules। इधर तक फॉलो किया सबने? पक्का? अब तुम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल गई, बट तुम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स की? तो एनर्जी ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बता 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? तो यू विल डू 1.6 into 10 raised to minus 19 into 6.022 into 10 raised to 23। समझ में आ रहा है? यूनिट रहेगा जूल, बट जूल पर क्यों समझा? बिकॉज इट इज फॉर 1 मोल। ठीक है, डाउट? अब ये मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पहले भी किया है। इसका आंसर है 96,487। लास्ट टाइम शायद से मैंने 83 लिख के दिया होगा। राउंड ऑफ करते बाद में हम लोग इसको। ठीक है, तो अरे बाद में राउंड ऑफ करते ना मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका आंसर आएगा दिस मच इंटू 10 raised to 4 जूल पर मोल। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके अपने सॉरी 10 raised to 4 नहीं आएगा, या फिर पहले अपने को 9.6 लिखना पड़ेगा इंटू 10 raised to 4 जूल्स बराबर। इसे हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ करके लिखते हैं 96500 जूल्स। पहले कभी पढ़ा है ये? तो अब ये ऐसे करूं, हाँ इसको बाय द वे हम लोग किलो जूल्स में लिखेंगे 96.5 किलो जूल। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने आता है ना सबको? ठीक है, ये हो गई लेंदी मेथड। ठीक है, नॉर्मल लाइफ। अब मेंटोसिटी देखो भाई, अब तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने बहुत घुमा फिरा के खाया, डायरेक्ट खाओ। देखो तुम लोगों को एनर्जी पता है, फॉर्मूला क्या रहता है एनर्जी का? Q into V। अब तुम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पूछा है? तो तुम लोगों को 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता रहता है बे? कितना रहता है? वेरी नाइस। देखो भाई, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन is equals to 1 Faraday, which is equals to 96,500 कूलम। ये इधर रख दो तो तुम लोगों को डायरेक्ट 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 96500 कूलम।
Now these many charges are accelerated by how much potential difference? तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोगों ने इसको एक्सपेक्ट किया एंड अपने को मिलेगा 96500 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट कितना होता है, क्या होता है? ये समझा क्या? देख, दोनों मेथड इजी है। जिसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना, वो इस पे जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, जिन्होंने ये करके ये भी किया वो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी ने डायरेक्ट वो मेथड यूज करने की कोशिश की थी बाद में, नहीं, क्योंकि मैंने आज ये टाइम पे ये मेथड भी बताई बिकॉज लास्ट टाइम के वीडियो में ये नहीं थी। मुझे देखना था जो घर पे से पढ़ के आ रहे हैं वीडियोस देख देख के, उनको तो ये क्लिक हो रहा है खुद ब खुद। ठीक है, यूजुअली तो वही मेथड पढ़ाई जाती है बिकॉज वो स्टेप बाय स्टेप है ना। हमेशा ज्यादा स्टेप्स वाली मेथड ही पढ़ाई जाती है, कम स्टेप्स वाली नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि इसमें पहले चैप्टर के बेसिक्स आ गए। हाँ, नहीं, और इसमें कैसे तुम लोगों को पहले चैप्टर का नॉलेज भी रहना चाहिए, जो तुम लोग रिवाइज करके आते तो हो नहीं, इसलिए वो मेथड ही पढ़ानी पड़ती है हमेशा, जिसमें सब कुछ आ जाए, कवर हो जाए हर एक स्टेप। ओके, हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स है क्या कोई? नहीं, एक रहता है ना, शौनक। हाँ, शौनक है। अरे शौनक मैसेज भी भेज रहे हैं। हाँ, ओके, जे मेंस की क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहे बट टाइम लग रहा है। इट्स फाइन, टाइम लगेगा बिगिनिंग में। नहीं तो एक काम करेंगे, मैं तुम लोगों को ना आज होमवर्क दूंगा कि तुम लोग कौन से जेई मेंस की क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, बाकी होमवर्क में चेक नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम लोगों को करना है नहीं करना है। मैंने तो मेरा काम कर दिया पढ़ा के, अब वापस तो पहले पढ़ाए हुए चैप्टर का मैं होमवर्क वापस चेक करूँ, इतनी मेहनत नहीं होगी मुझसे। ठीक है, तो वापस मैं तुम लोगों के ऊपर गुस्सा करूंगा, क्यों नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, लेक्चर दूंगा 5-10 मिनट, मेरा लेक्चर का टाइम वेस्ट होगा, मेरा सिलेबस स्लो होगा। चल कुछ भी, मुझे तुम्हारी शक्ल 3 बार देखनी है। यार मुझे इधर कुछ तो हो रहा है, दगदग हो रही है। मतलब अभी अभी इसके बाद किसका कभी लेक्चर है मेरा? थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन लगातार। कौन टाइम टेबल लगा रहा है इतना? मनोज देखना पड़ेगा। नहीं, मनोज तो नहीं लगा रहा है। वो भी क्या पता यार, ये बाबा नहीं, वो सिर्फ सेंड करती है। पकड़ना, अभी उनको कुछ बोल नहीं सकते, इतने बड़े हैं। ऐसे उठा के फेंक दिया, जान दे रही। चलो ठीक है, रुको 1 मिनट, कुछ तो और अपडेट आ रहा है लगता है। पर 3 बार क्यों लगाया? 2 बार लगाया था। हमारी शक्ल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद किधर पहुंचे हम लोग? हाँ, एक क्वेश्चन मिला था। क्वेश्चन, फाइंड फाइंड energy gained by particles, energy gained by particles when they are accelerated, when they are accelerated by 10 volt potential difference, by 10 volt potential difference, by 10 volt potential difference. Find energy gained by particles when they are accelerated by 10 volt potential difference, and charge on particle
is 5e and charge on particle is 5e. Given that one particle is there, B 10 particles are there, and C 1 mole particles are there. एक क्वेश्चन समझा क्या? थोड़ा सा फ्रेम अच्छा नहीं हुआ है बट ठीक है, समझने जैसा तो हो गया. ईवी में निकालो, जूल्स में निकालो, तुम लोग को जैसे चाहिए आंसर निकाल के दो. ओए. नहीं. सोते हुए को कभी उठाना नहीं चाहिए, जैसे वो जबरदस्ती उठेगी चांद पे. हाँ नहीं. चलो मैं सॉल्व करूं. देखो भाई, पहले तो E इज इक्वल्स टू Q इंटू V, बराबर. तो E इज इक्वल्स टू Q इंटू V. अब मुझे बता Q कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5E इंटू वोल्ट. तो पहला आंसर तुम लोगों को एकदम मस्त वाला आ गया डायरेक्ट ओरली. दिस इज चार्ज ऑन वन पार्टिकल. सेकंड इज अगर एक के ऊपर 50, 10 के ऊपर, समझाइए. तो सेकंड वाला देखो भाई, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है. N Q V where N is, समझा? तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज 10, their charge is 5e and their voltage. अरे मैंने क्या क्या समझा? चार्ज से देखो, एक पार्टिकल का चार्ज 5, तो 10 पार्टिकल्स का चार्ज 50. तो मैंने एक्चुअली वो चार्ज को n से मल्टीप्लाई किया नंबर से, एंड फाइनल अपने को आंसर क्या मिलेगा? अब देखो भाई, इधर अप्रोच करने के दो मेथड्स है. एक तो लेंदी मेथड, जो तुम लोगों को पता ही है. देखो भाई, एक करोगे एन क्यू वी, ठीक है. अब यहाँ पे वन मोल पार्टिकल मतलब कितने? इनका चार्ज 5e इंटू देयर वोल्ट, समझा? अब इधर से भी तुम लोग आंसर निकाल सकते हो. इधर से तुम लोगों का आंसर आ जाएगा 50 इंटू 36, कितना हो जाएगा? 300 के अराउंड. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? चलेगा. 50 इंटू 6 डायरेक्ट ले लो तो 300, एंड यूनिट क्या? इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये समझा मेथड नंबर 1. बट बाद में तुम लोगों को शायद से वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले किसमें आंसर पूछ ले? जूल्स में. तो फिर तुम लोगों को वापस वो पूरा कन्वर्ट करना पड़ सकता है. समझ में आ रहा है? उसी बदले तुम लोग इसको जूल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? वेरी नाइस. ठीक है, बाद में 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट योर आंसर. ई को सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स का यूनिट कन्वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन यूज करके तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा. ठीक है, उसी बदले उसी बदले तुम लोग दूसरा क्या कर सकते हो? डायरेक्ट अगर जूल्स में आंसर निकाला है, डायरेक्ट जूल्स में कैसे आंसर निकाल सकते हो? सरल लगा के देखो भाई, तुम लोगों को पार्टिकल का चार्ज कितना दिया है? 5e, बराबर. तो चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज 5e. तो चार्ज ऑन 1 मोल पार्टिकल
कितना हो जाएगा 5 फैराडे। पढ़ाता नहीं है, एक का अगर 5 ही है तो दूसरे का 5 फैराडे, अगर एक ही रहेगा तो 1 फैराडे, 2 ही रहेगा तो 2 फैराडे, 3 ही रहेगा तो 3 फैराडे। समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को ये मिल जाएगा 5 इंटू 96500 जूल्स, नहीं सॉरी जूल्स, जूल्स नहीं, कूलम्स। ठीक है। एंड अब ये वैल्यू अगर तुम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में मतलब E इज इक्वल टू Q इंटू V में अप्लाई करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 5 इंटू 96500। वोल्टेज कितना है बे? डिफिकल्टी जा रहा है क्या? थोड़ा सा देखो, जो कुछ आंसर आएगा वो देखो। दो मेथड्स है, एक तो नॉर्मल एन क्यू बी से जाओ, ये सबसे बेसिक मेथड इस चैप्टर के लिए सीमित। अगर मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो ये सेकंड मेथड तुम लोगों के लिए ठीक है। नहीं तो ये फर्स्ट मेथड तो सबको समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल पुट कर दिए, मल्टीप्लाई किया, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलो लिख दो। मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए फॉर्मूलाज अगर रेफर करें हर क्वेश्चन के लिए नोट से तो चलेगा, याद करना चलेगा। देखो तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फॉर्मूलाज की बुक बना के रखो एक, और वो बाजू में रख के सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ बट वो करना, बिकॉज एंडिंग में तुम लोगों के नोट्स इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें तुम लोग फॉर्मूला कहाँ पे ढूंढोगे ना, एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या फिर एग्जाम के सेंटर जाते हो तुम लोग थोड़ी ना नोट से भी करोगे, तब तुम लोग फॉर्मूलाज रिवाइज मारोगे ना, तो वो पहले से फॉर्मूलाज की बुक बना के रखो, बेटर है वो। चलो अब आगे बढ़े नेक्स्ट। नाउ विल गो फॉर arrangement of fundamental particles. Just a minute. Arrangement of fundamental particles in an atom. अब इधर से हम लोगों का मेन प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जिसका लिखना बाकी हो गया सबका, ओके। अब इधर से अपना मेन प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम। अभी हम लोग पहले पहले दो टॉपिक बहुत इजी है, जे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, वो आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। वो नहीं बोल के 2 लेक्चर चलेगा, 2 से 3 लेक्चर, वो रहेंगे दर्दनाक लेक्चर। ठीक है, हाँ ये वीक में जो अगले 2 लेक्चर रहेंगे तब दर्दनाक इन द सेंस सबके शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स पढ़ाए जाएंगे, बट शॉर्टकट पढ़ाने के लिए वो थियरी भी पढ़नी पड़ेगी ना, तो क्या करें, तो इसलिए। ठीक है, बाकी शॉर्टकट्स बताऊंगा तो क्वेश्चन सॉल्विंग उनकी इजी है, डोंट वरी। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी थियरी आएगी, लेंदी थियरी, तभी तुम लोगों को थोड़ा सा ऐसे बोर होगा, अगर होगा तो पता नहीं, हो भी सकता है, क्योंकि 2 साल मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन, अब मैं भूल गया कि वो टॉपिक पढ़ते बच्चे बोर होते कि नहीं। ऑनलाइन में एक मस्त था, हम लोग पढ़ाते जा रहे थे, शक्लें दिख रही थी, बच्चे बोर हो रहे नहीं हो रहे पता नहीं, मैं तो फुल जोश में पढ़ रहा था। जब ऑफलाइन में मिले ना तब पता चला ये तो भाई वीडियो ऑफ करके बैठे थे, तभी कुछ नहीं आ रहा था किसी को। एनीवे तुम लोगों को तो आएगा होपफुली, ये देखो भैया। अभी अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल हम लोग सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं जे थॉमसन मॉडल। देखो भाई, जे थॉमसन वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसे इतना पता था कि भाई कंपाउंड के अंदर नेगेटिव चार्ज वाली कोई चीज है। अब एक कॉमन सेंस की बात रहती है कि जिस चीज में नेगेटिव चार्ज है उस चीज में ना, नहीं तो अपने कुछ चीजों से झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं ना भाई, सिर्फ अगर नेगेटिव चार्ज रहता है। ऐसे घूमते घूमते ऐसे कभी होता है कि नहीं फिर ऑक्सीजन आ गया, नहीं होता बराबर। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है क्या, दे आर चार्जलेस। चार्जेस लेने का रीजन क्या है, बिकॉज जिनके उनके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही, तो उन्होंने बोला भाई इलेक्ट्रॉन तो है,
अब इनको ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत काम कम रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट मासलेस रहता है। क्या रहता है? ऑलमोस्ट मासलेस रहता है। तो अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन फिर मासलेस मतलब बहुत छोटा है, तो बाकी आइटम बहुत बड़ा होगा। तो उन्होंने बोला कि यार अपने पास है ना एक ऐसे बहुत बड़ा सा ऐसे आइटम जिसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है, तो बाकी पूरा आइटम क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो पूरे एटम के ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव। इसमें से वो पोर करने का ऑप्शन नहीं आता क्या? किधर है? ये लास्ट वाला पक्का? कुछ गलत हुआ ना? अच्छा, इतनी मेहनत। रुक जरा, ये क्या हुआ? देखते हैं कुछ भी। अच्छा अच्छा है क्या वो? फालतू कुछ भी। ओके, सो ये अपना एटम है, which is positively charged, which is now why it is positive? अच्छा, ये कलर नहीं चाहिए। चलो अब देखो भाई, दिस होल थिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एंड इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज जैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रहा है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन समझा? तो इसके अंदर ऐसे कुछ भेदभाव नहीं है, पूरा कंप्लीटली इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड अरे यार, इसीलिए ना अपने व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छे थे। मच ही नहीं। हाँ, वो एक्चुअली बेटर है। अब यहाँ पे इसके ऊपर कौन एम्बेडेड है? एंड इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एमिटेड है, इसका ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है? बैलेंस्ड आउट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है वैसे एकदम थिक लेयर वाला है क्या? नहीं, ये एकदम ऐसे ट्रांसपेरेंट लेयर वाला है। समझ में आ रहा है? वैसे साड़ी का कपड़ा कैसे रहता है एकदम थिन, वैसे एकदम थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड वो ये है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसके ऊपर साड़ी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी रहती है ना, तो वो मनी मनी लगाए हुए रहते हैं, वैसे वो इलेक्ट्रॉन चिपकाए हुए। समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज शिवम सर साड़ी मॉडल। इस बार इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर रेजिन कुकी मॉडल, ठीक है, या फिर वाटरमेलन मॉडल। देखो भैया, तो हाँ, इसके ऊपर एक दो शब्द लिख दो पहले। हाँ, ये सारे नहीं बनाने, ये बढ़िया केक जैसा बनाना है कुछ तो। ओके, तो पहले लिखो कि जे थॉमसन सजेस्टेड, जे हाँ करना है। ये तुम लोग पेंसिल यूज करना है शेड करने के लिए, चलो ठीक है, तुम लोग ऐसे, हाँ नहीं तो ऐसे लाइन मानो चले। तो जे थॉमसन सजेस्टेड दैट, जे थॉमसन suggested that atom is a rigid sphere. Atom is a rigid sphere. By the way, this is a sphere, huh? Rigid sphere made up of suggested that atom is a rigid sphere made up of made up of evenly distributed positive charge, made up of evenly distributed positive charge, evenly distributed positive charge, on which electrons are embedded, on which electrons are embedded
such that on which electrons are embedded, such that net atom becomes chargeless. Net atom becomes chargeless, such that net atom becomes chargeless. ठीक है? कहाँ पे? Made up of evenly distributed positive charge, made up of evenly distributed positive charge, on which electrons are embedded, such that net atom becomes chargeless. Net atom becomes chargeless. इलेक्ट्रॉन से बाहर है या अंदर की? हाँ, मतलब रिजिड स्फीयर है तो अंदर भी है, रिजिड स्फीयर है मतलब वो अंदर की तरफ भी है, क्योंकि वो नहीं तो अंदर का चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे ना। तो हाँ, मतलब ये रेजन कुकीज के अंदर भी कैसे चॉकलेट रहती है वैसे। हाँ, तो इसके अलग अलग नाम रहते हैं। इस मॉडल को क्या क्या नाम दिए जाते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, तो प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा नाम क्या रहता है इसका? वाटरमेलन मॉडल। और एक नाम है रेजिन कुकी मॉडल। हाँ, ये बहुत फूडी आदमी था भाई, बहुत फूडी आदमी था। ठीक है, तो रेजिन कुकी मतलब जो कुकी है उसके ऊपर रेजिन अटैच है मनु को। ठीक है, चॉकलेट कुकी इसको पसंद नहीं थी लगता। हम लिख के मजा आ रहा था। चलो, अब इसके बाद आए रदरफोर्ड, उनके स्टूडेंट्स। अब अरे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी बहुत मस्त था यार, बहुत सही था। देखो अच्छा लगा तुम लोगों को पढ़ के। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये तुम लोगों ने पढ़ा है? तो ये तुम लोगों को पहले से पता है ज़्यादा अच्छे से। वापस करवा दो। हाँ, अरे कर लेंगे डोंट वरी। अब देखो रदरफोर्ड को अपने सर का मॉडल चेक करना था, करेक्ट टीचिंग। तो रदरफोर्ड ने बोला कि मतलब प्रूफ देना था कि हाँ भाई मेरे सर ने जो थियरी दी वो, बाद में पता चला सर ने जो थियरी दी थी वो होता है ऐसे कभी कभी, बट ही वाज द पर्सन दैट वुड डिस्पर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी, ग्रेट साइंटिस्ट है, तो कुछ नहीं। तो देखो, तो रदरफोर्ड डिड व्हाट, he took उन्होंने एक ऐसे मॉडल बनाया, मतलब एक मस्त ऐसे अरेंजमेंट बनाई। ठीक है, उन्होंने एक ऐसे मस्त अरेंजमेंट बनाई। ठीक है, अरीना काइंड ऑफ, समझ में आता है ना ऐसे। ठीक है, तो एक ऐसे पेपर है, बता एक मिनट देखो। तो उन्होंने एक ऐसे पेपर की शीट ली जो उसको ऐसे राउंड सर्कल में ऐसे फोल्ड कर दिया, समझ में आ रहा है? जिधर से एक जगह से सिर्फ क्या थी, ओपनिंग थी। अब उन्होंने बीच में एक एकदम थिन गोल्ड की प्लेट रख दी, समझ में आ रहा है? ये हो रहा था एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे तेरे जैसों को एडमिशन इसलिए दिया नहीं जाता। मन पे मत लेना। देखो भाई, तो बीच में एक गोल्ड की फॉइल रख दी एंड पूरे अरीना को उन्होंने जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया। ठीक है, विच इज द स्किंटिलेटिंग मटेरियल। ठीक है, ओके, इस तरफ से दिख रहा है बिकॉज ये बाहर की जगह है ना, बाहर से नहीं गया था, अंदर की तरफ था वो। ठीक है, समझ में आया डायग्राम? अब देखो भाई,
उसके बाद उन्होंने सोचा कि अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ चीजें फेंकेंगे। जो चीजें फेंकने वाले थे वो क्या थे? अल्फा पार्टिकल्स। क्या फेंकने वाले थे? समझ में आ रहा है? अब देखो बे, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, अगर मैं किसी एक रिजिड स्फीयर के ऊपर, तुम लोगों ने गोटियां खेली? गोटियां, कंचे, बचपन में खेल रहे हो? तुम लोगों ने खेला ही नहीं पता नहीं, हम लोगों ने तो बहुत खेला वो कोई बार बॉल। तो तुम लोगों के जमाने में, तुम लोग के जमाने में मोबाइल से आ गए थे तुम लोग। हमारे जमाने में हम लोग जब रोते थे, हमारे माँ बाप के लिए गोटी खेले, तुम लोगों को मोबाइल दे दिया जाता था। वो थोड़ा डिफरेंस आ गया, जनरेशन गैप। ठीक है, हाँ वो कोई बैंड ऑल। ठीक है, चलो, करेक्ट करेक्ट। हाँ, अरे मजा आता है सच्ची। तो हम लोग, मेरे पास तो ऐसे डब्बा भर के था पूरा एक। हाँ, ओके चलो ये चलो, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो देखिए यूजुअली जब हम लोग ऐसे कंचे खेलते हैं, ठीक है, अब एक कंचा दूसरे कंचे पे लगते ही क्या होता है? बाउंस बैक, स्कैटर हो जाता है, बराबर। ये एक बड़ा कंचा है, इसके ऊपर लोग ऐसे छोटे छोटे कंचे फेंक रहे हैं, क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब इतना भी याद रखो, ये जो है ना, ये जो स्फीयर है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एकदम डेंसली पैक्ड है क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज ये इसकी थिन लेयर, ऐसे कुछ लिख के दिया है ना वहां पे, थिन लेयर ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना मैं। तो जो प्लस चार्ज जैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो एकदम डेंसिटी उसकी, मतलब रिजिड स्फीयर तो है, बट वो एकदम ऐसे थिक स्फीयर है क्या? नहीं। तो देख बे, एक तो बाउंस बैक हो सकता है काइंड ऑफ, बट बाउंस बैक होने के चांसेस कम थे। क्यों? क्योंकि वो इवन डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था, बराबर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसकी लेयर क्या होगी? बहुत थिन। समझ में आ रहा है? सो उसको एक्सपेक्टेड था कि पार्टिकल्स इसे, मतलब यहाँ से तुम लोग क्या फेंकने वाले थे? अल्फा पार्टिकल्स की रे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग जब अल्फा पार्टिकल्स की रेस थ्रो करोगे, ठीक है, दो तीन सिनेरियोस थे। एक तो ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इस तरफ, मतलब कंचे को रख के इस तरफ से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। बट और एक पॉसिबिलिटी थी, उसके आर पर जाकर डिफ्लेक्ट हो रही। क्यों? बिकॉज ये बहुत थिन लेयर है, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड थिन लेयर। समझ में आ रहा है? तो दूसरी पॉसिबिलिटीज थी कि भाई ये ऐसे बाहर की तरफ जाके भी, मतलब हर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, ऑलमोस्ट हर एक डायरेक्शन में क्या होंगे? डिफ्लेक्ट। मतलब इधर से सेंड किया एंड फिर वो हर एक डायरेक्शन में क्या होते जा रहे हैं? डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड था किसे? रदरफोर्ड को। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी थियरी, मतलब अपने सर की थियरी चेक करने के लिए कोशिश कर रहे थे। पर ऐसा हुआ क्या? अब क्या हुआ वो देखते चलो। ऐसा ये डिस्कस करना है। अभी जाए क्या कर सकते हैं, वापस बना देंगे। हाँ वही। तो अब देखो मैं, तो ये अपनी थिन गोल्ड की प्लेट, हाँ ठीक है, तो वापस बनने में बोर हो रहा है। तो यहाँ पे इनके ऊपर उनको क्या सेंड कर रहा था? अब अल्फा पार्टिकल सेंड कर रहा था, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल सेंड करने के लिए रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। करेक्ट। तो देखो मैं, जो रेडियो एक्टिव सोर्स था वो रखा था लेड बॉक्स में, क्योंकि लेड बॉक्स में से रेडियो एक्टिविटी बाहर नहीं निकल पाती। एंड इसके अंदर अपना रेडियो एक्टिव सोर्स है। यूजुअली तुम लोगों ने कार्टून में देखा रहेगा ना, वो रेडियो एक्टिव सोर्स जो रहता है वो ऐसे हमेशा हरे कलर का दिखाया जाता है, ये अपना रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, अब देखो भाई, इधर से रेडियो एक्टिव सोर्स से एकदम फाइन गन या फिर फाइन रे ऑफ क्या निकले? एंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड? इट विल स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। बट उनको फिर क्या पता चला बे? ये अल्फा पार्टिकल इधर से डायरेक्ट आर्क पार स्ट्रेट अवे निकल जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? एंड इस तरफ उनको दिख रहा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्किंटिलेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मुझे बताइए, ये इस डेटा के अकॉर्डिंग था क्या? नहीं था। समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट 99.9% पार्टिकल्स क्या हो गए इसके थ्रू स्ट्रेट अवे पास हो गए। ठीक है, कुछ बहुत कम पार्टिकल्स
लेस देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा, बट बहुत कम है। मतलब मैक्सिमम देखो भाई, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो थी वो तुम लोग भी ऐसे ही ड्रॉ करना चाहिए। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो ऐसे स्ट्रेट अवे पास हो रहे थे, समझ में आ रहा है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे वो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत ही कम पार्टिकल्स थे जो कि 90 डिग्री से भी ज्यादा डिग्री से डिफ्लेक्ट बैक हो गए। एंड 10 लाख में एक पार्टिकल था जो कि 180 डिग्री से बाउंस बैक हो गया। ये समझ में आ रहा है पक्का? ओके। तो अभी इसके ऊपर से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? पहला पार्ट गलत था। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है वो समझा? क्योंकि ये इसमें से आर पार जा पा रहे है ना बे। आर पार जा पा रहे हैं मतलब ये जो व्हाइट पार्ट हम लोगों ने इतना बड़ा बनाया है वो उतना बड़ा एक्चुअली में व्हाइट पार्ट है क्या? नहीं है। तो मतलब ये पूरा एटम क्या हो गया? खाली हो गया। ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये जो हम लोग ने डार्क व्हाइट पार्ट बनाया था वो उतना डार्क व्हाइट पार्ट है क्या एक्चुअल में? नहीं, ये एकदम बहुत छोटा सा व्हाइट पार्ट है जो कि एकदम छोटे एरिया में है। क्यों छोटे एरिया में? बिकॉज ये सारे के सारे पार्टिकल स्ट्रेट अवे पास हो रहे थे। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो चलो जरा उसका एक्सपेरिमेंट जरा जूम करके देखेंगे अभी हम लोग। देखो भाई, तो इसके ऊपर से उनका कंक्लूजन आया, ये शेप में हम लोग जब सर्कल बनाते हैं वो रेडियस भी आ जाती है ना। कुछ काम करने लिए। अब देखो भाई, उन्होंने बोला कि एटम जो है उसके अंदर मतलब उनके ऑब्जर्वेशन, उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला ये जो व्हाइट पार्ट है ना उतना ज्यादा नहीं है। एक्चुअल में पूरा एटम क्या है? खाली। एंड उसके सेंटर में कुछ तो हेवी पार्टिकल है, कुछ तो हेवी पार्टिकल है जिसका चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव। देखो, अल्फा पार्टिकल थ्रो किए जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है बाय द वे? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल इज डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयन। लिख के दिया था ना आज, जिसका मास रहता है 4, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 2। समझ में आ रहा है? अब उन्होंने बोला कि यार जब मैं इधर से ना अल्फा पार्टिकल थ्रो कर रहा हूँ ना वो स्ट्रेट अवे पास हो रहे। क्यों स्ट्रेट अवे पास हो रहे? तो अभी हम लोग जब अल्फा पार्टिकल ऐसे पास करते जा रहे हैं, देखो भाई मैं से इसको रैंडमली कितना भी कोशिश करूं उसके नजदीक लेके जाने की, वो एग्जैक्टली नजदीक जा भी पा रहे क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटा है ना, कुछ 1000-2000 में से एक आधे पार्टिकल्स रहेंगे जो इसके बहुत नजदीक से जाएंगे। अब नजदीक से जाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी, तब जाके वो क्या होंगे? समझ में आ रहा है? कुछ एक 10 लाख में से एक पार्टिकल रहेंगे जो कि एग्जैक्टली उसके ऊपर जाके कोलाइड होंगे। और समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पूरा पूरा एटम खाली है ना, फिर मैं से रैंडम कितनी भी लाइन मारने जाऊँ बहुत कम पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं एग्जैक्टली उसके आजू बाजू में देखिए एकदम बाजू में से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट। समझ में आ रहा है? तो उनके एक्सपेरिमेंट का डेटा समझ में आ रहा है? उनको एक्सपेक्टेड था कि सारे के सारे पार्टिकल जैसे एक साथ जाके निकल जाएंगे। नहीं, उनको ये एक्सपेक्टेड, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? सारे पार्टिकल्स स्कैटर हो जाएंगे। उनके रदरफोर्ड के मॉडल के सॉरी जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंगली सारे पार्टिकल्स क्या होने चाहिए थे? स्कैटर हो जाने चाहिए थे। बट सारे पार्टिकल्स मतलब ऑलमोस्ट 99.9 पार्टिकल्स क्या हो गए? स्ट्रेट अवे पास हो गए। तो उसके ऊपर उनका कंक्लूजन क्या निकला? एटम इज कंप्लीटली एम्प्टी। समझ में आ रहा है? एंड कुछ पार्टिकल्स थे जो कि क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। तो बहुत कम हो रहे हैं मतलब क्या? तो इट हैज अ सेंटर व्हिच इज वेरी स्मॉल एंड इट इज वेरी रिजिड। समझ में आ रहा है? रिजिड है, ठीक है। इट कैरीज विच चार्ज? क्योंकि उसके थ्रू पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा था। देख, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज रहना चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? ओके, तो ये डायग्राम जरा बना दो, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में 2-3 शब्द लिखेंगे। अच्छा, ये जूम आउट नहीं होता क्या? किधर से होता है? अच्छा, ये है क्या? चलो पहले को ओके, ये एक्सपेरिमेंट समझा ना? कंप्लीट कर दो इसे लिख के, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो एटम्स है मतलब देख बे,
ये गोल्ड फॉइल की इतनी थिन लेयर ली थी कि उसके अंदर है ना 1 या 2 एटम्स की थिकनेस थी, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये नैनोमीटर माइक्रोमीटर की थिकनेस की गोल्ड फॉइल थी, जिसमें से आराम से एक एटम ही दिख रहे थे वैसे। किसी का मोबाइल है यहाँ पे? किसी का भी नहीं है? ओके। किसी का है? बट तूने मार्क्स एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा। तो किसी का कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल भी है और मार्क्स एप्लीकेशन भी है? ओके। नहीं नहीं, मोबाइल चाहिए किसी का भी। ये इस मोबाइल के अंदर मार्क्स एप्लीकेशन है ना? ये करके देना ओपन। एप्लीकेशन ओपन करूँ उससे? मैं इसको जेई वाले में स्विच कर रहा हूँ। चलो वैसे हम बेसिक कंसेप्ट के ना कुछ क्वेश्चंस लिख दो, बाद में ट्राई करना सॉल्व करने के, अगर हो पाए तो। बताओ। ओके। हाँ, मूल कंसेप्ट के तुम लोग जेई के कौन से क्वेश्चंस अभी इस लेवल पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को मतलब बहुत सारा पार्ट डिफिकल्ट लगता होगा ना, इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, जेई जेई मार्क्स एप्लीकेशन मूल कंसेप्ट के तुम लोग कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो पढ़ा के हो गए मेंस लेवल। एडवांस लेवल का तो अभी हार्डली एक आध दूसरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तुम लोग, वो होगा नहीं। ओके, बताओ जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 2। एंड जल्दी देख लेना, मतलब टिक मार्क करके रखना, बिकॉज अभी शिफ्ट 2 हो गई है ना? नहीं, शिफ्ट 2 हो गई है। हाँ, शिफ्ट 2 नहीं, हाँ ये शिफ्ट 1 की है, नहीं शिफ्ट 2 भी है इसमें। हाँ ठीक है, चलो। अपडेट नहीं मतलब एप्लीकेशन अपडेट नहीं होने वाला अभी जल्दी, ठीक है? तो एप्लीकेशन अपडेट करके लेना अगर अपडेटेड नहीं रहेगा, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन रहेंगे तो, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। 8 जैसा ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे भी लिया था। 8, 9, 10, 11, 12। जो डिफिकल्ट लग रहा है छोड़ दो, सॉल्व करने की सारी जरूरत नहीं है। 12, 14, 15, 15, 17, 18, 20, 20, 22, 23। ये बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले सॉल्व किए हुए थे। 23, उसके बाद 25, 25, 26, 27, 28, 30, 33,
हाँ, इस साल परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन बहुत आए थे बट डिफिकल्ट थे। तुम लोगों को जो जम रहे वो करना, नहीं जम रहे स्किप कर देना। बाद में वो टाइप के मतलब नए टाइप के क्वेश्चन से पकड़ लो, तो वो मैं तुम लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, इस साल ही आया है, ठीक है। तो अगर आ गए खुद से तो बहुत अच्छी बात है, ईजी है, मतलब ऐसे फिगर आउट करने जैसे परसेंटेज निकालने का डिफिकल्ट नहीं रहता, ठीक है। ओके, 34 34 36 37 39 40 हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। 40 41 43 46 46 48 49 50 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्राई करना। चलो अभी के लिए पहले 50 क्वेश्चंस, ठीक है। ये तुम लोग हाँ, ये पहले 50, ये एक वीक में ट्राई करना। कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये? 30 40 हाँ। तो तुम लोगों को ये पहले ये 40 क्वेश्चंस ट्राई करना है। ब्रेक ब्रेक नहीं, रुको, दूंगा थोड़ी देर के बाद दूंगा। अब देखो, नहीं ब्रेक इतनी जल्दी नहीं, थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। Rutherford's experiment. Rutherford's experiment. Point number 1. 99.9% alpha particles. 99.9% alpha particles. 9% alpha particles went straight away without any deflection. Went straight away without any deflection. Point number 2. Some were deflected by a small angle. Some were deflected by a small angle. Some were deflected by a small angle. ब्रैकेट में लिखना लेस देन 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिखना लेस देन 90 डिग्री। Point number 3. Very few were deflected by an angle greater than 90 degree. Very few were deflected by an angle greater than 90 degree. Very few were deflected by an angle greater than 90 degree. Greater than 90 degree. Point number 4. 1 in alpha particle. 1 in million. 1 in million alpha particle. 1 in million alpha particle was deflected by 1 in million alpha particle was deflected by angle of 180 degrees. Angle of
180 डिग्रीज। ठीक है, हो गया। कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन आता है, तो कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी। इसके ऊपर बाय द वे 2021 में क्वेश्चन आया था कंक्लूजन पे ही, और मतलब रदरफोर्ड एंड जे थॉमसन के मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो रीजन एंड असर्शन था, ऐसा कुछ तो था। ठीक है, या फिर कुछ तो क्वेश्चन था जिसमें नीचे 4 ऑप्शंस थे, तो उन्होंने इतना ही बोला था कि इफ जे थॉमसन्स atomic model was correct, then observation of Rutherford's theory would have जेई मेंस में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तुम लोगों को मिल जाएगा, अभी मैं एकदम रफ लैंग्वेज में इसको फ्रेम करके बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन था कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज करेक्ट, देन रदरफोर्ड्स कंक्लूजन वुड हैव बीन, ठीक है, या फिर कंक्लूजन नहीं, ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या आता है यहाँ पे, अगर वो करेक्ट रहता मॉडल तो डिफ्लेक्टेड इन ऑल एंगल्स। समझ में आ रहा है, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स सारे के सारे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कोई स्ट्रेट अवे पास हो पाता क्या। तो ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक बार देख लेना। बस प्रॉब्लम क्या हो जाती है वहां पे, फिर सारे ऑप्शन है तुम लोगों को सेम सेम लगने लग जाता है, वो फ्रेमिंग ऐसे रहती है कि सबके ऑप्शन सेम लगते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक बार फिर भी चेक करना। ठीक है, वो क्वेश्चन थियरी का क्वेश्चन था, यूजुअली इसका चैप्टर में थियरी के ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, कंक्लूजन पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। In an atom is empty. Point number 2, there must be something rigid. There must be something rigid and hard. Rigid and hard. Carrying positive charge. Carrying positive charge. Carrying positive charge, comma dense object. Carrying positive charge, comma dense object. Carrying positive charge, comma dense object at the center of the atom. At the center of the atom. ब्रैकेट में लिखना न्यूक्लियस। एटम ब्रैकेट में लिखना न्यूक्लियस। एंड अल्फा पार्टिकल्स नहीं उसमें, एंड सेकंड पार्टिकल, सेकंड पॉइंट में, एंड अल्फा पार्टिकल्स which come close to this object gets deflected because of repulsion. Gets deflected because of repulsion. Deflected because of repulsion. Full stop. He called it nucleus. ठीक है, फुल स्टॉप, उसमें कंटिन्यूड, he called it nucleus. रदरफोर्ड ने इसे न्यूक्लियस बोला। पॉइंट नंबर 3, okay, point number 3, alpha particles which collide head on, he called it nucleus. Point number 3, alpha particles which collide head on. Point number 3, alpha particle which collide head on with nucleus gets deflected by an angle of 180 degree. Gets deflected by an angle of 180 degree. ठीक है, ओके। तो देखो भाई, इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देखो, बोलो। अगर कैथोड में ले तो कैथोड रेस क्या, अल्फा पार्टिकल से कैथोड में तभी कुछ नहीं होता, आर पार चले जाते हैं। हाँ, बाय द वे, अल्फा पार्टिकल कैथोड रे, हाँ कुछ, हाँ मतलब जो नजदीक जाते वो अट्रैक्ट हो सकते थे ना, ऑब्वियसली करेक्ट है। कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो पाते यूजुअली, मतलब प्रोटॉन अगर एब्जॉर्ब, हाँ हो सकता है, न्यूट्रॉन बच जाएगा। हाँ, ओके, अब देखो
ये रुक रुक रुक। अच्छा ठीक है। भी जाएगा ना। अब देखो परंपरा, प्रतिष्ठा टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखो, रदरफोर्ड ने अपने को बताया कि एटम जो है वो बहुत बड़ा रहता है, बहुत ही बड़ा। एटम कौन सा सर्कल? तो क्या लाइफ में दुख है तुम्हारे? एंड उसके सेंटर में एक छोटू सा न्यूक्लियस। ऐसे सेंटर नहीं लग रहा है ना ये, किधर इधर सेंटर आएगा। चलो, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, तुम लोगों ने आज तक कभी ऐसा एटम बनाया क्या? नहीं। तुम लोगों को एटम ऐसे बनाने की आदत है ना, एक छोटा सा न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे बनाते हो, उसके बाजू में एक एटम बनाते हो, ये गंदा सा एटम तुम लोग बनाते हो। पर एक्चुअल में एटम ऐसा कुछ दिखता है। देखो भाई, अब इसका मीनिंग क्या है? हाँ, न्यूक्लियस बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, एंड अपना एटम बहुत उसके कंपैरिजन में। अब ये हम लोग जरा सा है ना नंबर वाइज देखते हैं। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो जो आउटर बड़ा एटम है उसे उसका ऑर्बिट है ना। हाँ वो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, करेक्ट, आउटर मोस्ट शेल। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो रहती है वो रहती है 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में। एंड 10⁻⁻15, जैसे कि 10⁻3 को क्या बोला जाता है? मिली। तो 10⁻⁻15 को बोला जाता है फेम्टो। तो इसे हम लोग बोलते हैं 1 FM, फेम्टोमीटर, ठीक है, फेम्टो। अब सिमिलरली रेडियस ऑफ एटम, ये देखो भैया ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। रेडियस ऑफ एटम ये हो जाता है 10⁻10 मीटर, विच इज कॉल्ड एज 1 एंगस्ट्रॉम। पढ़ा है नहीं एंगस्ट्रॉम? नहीं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं पे गधो। चलो आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रहे हो, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज 1 एंगस्ट्रॉम एंड नीचे वाला 1 फेम्टोमीटर। अब ये नंबर तुम लोगों को समझे, तो जरा इनको रियल लाइफ की स्केल में लाते हैं। क्वेश्चन लो बे, ये बाद में बना लेना, ये दो रीडिंग्स लिखने हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज दिस मच, रेडियस ऑफ एटम इज दिस मच, टेंटेटिवली, ठीक है। अब क्या नहीं, डायमीटर, रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एक ये समझा, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये इन्होंने बहुत बड़े कैलकुलेशन करके निकाल के दिया था, ठीक है, जो अपने सिलेबस में लकीली नहीं, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये रिजल्ट था कि भाई न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर का रहता है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁻10 के रेडियस पे रिवॉल्व करते रहता है एंड इट हैज अ ह्यूज स्पेस इन बिटवीन। अब तुम लोगों को ये कितनी ह्यूज स्पेस है वो समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स 1 सेंटीमीटर, if radius of nucleus becomes 1 centimeter, then what is the radius of atom? What is the radius of atom? ठीक है, this is the question. What is the radius of atom? वापस एक बार कर, ट्राई कर। 7 what मीटर, सीएम आएगा इसको। 1 सेंटीमीटर को, अच्छा
वापस एक बार, मुझे तो अलग कुछ लग रहा है, देखते हैं। चलो देखें, ये देखो बे, तो तुम लोगों को ऐसे टाइम का और कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड यूज करनी है। मुझे बताओ यहाँ पे तुम लोगों ने 10⁻⁻15 मीटर को कितना कन्वर्ट किया, कितने में कन्वर्ट किया? ए भाई समझ में आ रहा है क्या? न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस की रेडियस 10⁻⁻15 मीटर्स थी, जो हम लोग बोल रहे कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए तो रेडियस ऑफ एटम जो पहले कितनी थी वो कितनी होगी? समझ में आ रहा है? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x ऊपर 10⁻⁻15 नीचे, ये ऊपर, समझ में आ रहा है? तो x इज इक्वल्स टू, देखो मैं 1 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻10 मीटर डिवाइडेड बाय -15 मीटर। तुम लोगों को एक चीज समझ में आ रहा है, मैं यूनिट्स वैसे के वैसे क्यों रख रहा हूं? बिकॉज हाँ, ये कैंसिल आउट होगा और जो आंसर मिलेगा वो किसमें मिलेगा? सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा है? तो अब देखो बे, ये गया, ये गया, 10⁻⁻5 15 को ऊपर लेके जाओ, क्या बचेगा? डायरेक्ट लिखो आंसर। तो तुम लोगों को मिलेगी रेडियस ऑफ एटम बिकम्स 10⁻5 बराबर। अब इसे थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिखते हैं। सेंटीमीटर अपने को इतने अच्छे से समझेंगे नहीं, ये 1 लाख सेंटीमीटर है, बट 1 लाख सेंटीमीटर होते कितने वो जरा फिगर आउट करते हैं। देखो भाई 1 लाख सेंटीमीटर है ना अपने पास, मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स, सॉरी 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर बराबर। तो देखो भाई, रुको जरा रुको, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, करेक्ट बोल रहा है 1 किलोमीटर वाला। तो यहाँ पे देखो ये 100 दिख रहा है, इसको मैं निकाल दूं तो मुझे सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करके मिल जाएंगे। तो मुझे क्या मिल गए? 100 निकालने के बाद 1000 मिल गए, 1000 मीटर, एंड 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? मतलब अगर तुम लोगों का न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर की रेडियस, 1 सेंटीमीटर का रेडियस का स्फीयर, आई गेस इतना कुछ होगा मैक्स टू मैक्स ना। अगर तुम लोग मतलब एक गोल्फ बॉल के रेंज जितना, गोल्फ बॉल भी थोड़ा सा बड़ा रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है, वो पिंग पोंग बॉल वो ऑलमोस्ट, ठीक है, तो टेबल टेनिस बॉल, चलो, तो उतना अगर तुम लोगों का न्यूक्लियस बन जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने दूर घूमेगा भाई? 1 किलोमीटर। मतलब इधर तुम लोगों का न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन विले पारने में घूम रहा है ना। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? एंड मुझे बता, इधर ये न्यूक्लियस से वो 1 किलोमीटर दूर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसके बीच में क्या रहने वाला है? कुछ एम्प्टी स्पेस। समझ में आ रहा है? तो अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये सारे के सारे ऐसे डायरेक्ट क्यों पास हो पा रहे थे? देख, जब ये 10⁻10 एंड 10⁻15 रहता है ना, -15, अपने को समझ नहीं आता कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, बट 1 सेंटीमीटर का अगर न्यूक्लियस हो तो तुम लोगों का इलेक्ट्रॉन 1 किलोमीटर दूरी पे घूमेगा, बीच में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं। तो एम्प्टी स्पेस मतलब बहुत एम्प्टी रहता है न्यूक्लियस, बहुत मतलब एटम बहुत ज्यादा एम्प्टी रहता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा समझ नहीं, मतलब ये हम लोगों ने जो स्केल पे बनाया है, मुझे पता है मेरे न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर, जो बना है उसको 1 मिलीमीटर मान लू, फिर भी ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि अगर मेरा न्यूक्लियस है ना 1 मिलीमीटर का रहेगा ना न्यूक्लियस, तो एटम, करेक्ट बोल रहा है, एटम जो है वो 100 मीटर, 100 मीटर नहीं 100 सेंटीमीटर, विच इज 1 मीटर रेडियस का होना चाहिए। मतलब अगर मैं इतना भी न्यूक्लियस बना रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं बोल के इतनी बड़ी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जो बोर्ड पे आ नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये एटम का रिप्रेजेंटेशन भी मतलब वैसे करेक्ट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब और हाँ, नॉट टू स्केल है ये, और बड़ा एटम बनाना पड़ता मुझे। समझ में आ रहा है? पक्का? एम्प्टी स्पेस का मीनिंग समझा? लिख दो भाई, हो गया? चलो लिखो लिखो, ओके। कैलकुलेट करके देख, सेम मेथड से मिलीमीटर लेके आंसर आ जाएगा। ओके, सो विल स्टॉप हो हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। क्या हो गया?
मुझे एडवांस के बच्चों का लेक्चर लेना है 11:30 से।